Hello भाइयों, this side Mohit. As you know that I am currently serving in Delhi Police as head constable ministerial. अपने बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, बट आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है डी ट्रिपल एस बी के बारे में। तो मैं वैसे एसएससी और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एस्पिरेंट हूँ, बट मैंने क्योंकि बीएड भी किया हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो टीचिंग एग्जाम में भी ट्राई देना स्टार्ट करते हैं। तो देयर आफ्टर मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहली वीडियो जो मैंने चैनल पे डाली थी, मतलब मैं 2017 में एक्टिव था मेरा चैनल, देयर आफ्टर बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था क्योंकि 2018 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब वीडियोस बिल्कुल भी उसमें अपलोड नहीं की कुछ टाइम तक। फिर मैंने डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी एसएसटी का एग्जाम दिया था, जिसके बारे में मैंने रिव्यू शेयर किया था अपने यूट्यूब पे। तो उस वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार लोगों का मिला था, और रिव्यू में जो मैंने बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें बताई थी तो लोगों ने उस चीज़ से काफ़ी रिलेट भी किया था। तो आज की वीडियो भी ये अब जो क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अब रिजल्ट आए हैं सारे टीजीटीज के और भी अदर एग्जाम जो भी हुए हैं, तो मेनली जो इस वीडियो का फोकस रहने वाला है वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स पे रहने वाला है। क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ और आप लोग भी एस्पिरेंट हैं, तो मैं उसको इजीली कोरिलेट भी कर सकता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी शायद कर पाऊंगा कि जैसा आप लोग फील कर पा रहे होंगे इस वक्त। देखिए, जर्नी तो मेरी टीचिंग एग्जाम में बहुत लंबी खासी ऐसी कुछ रही नहीं है, बट फिर भी जब से 8 नवंबर का मेरा एग्जाम था, 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी जो प्रिपरेशन मैंने सितंबर मिड में स्टार्ट की। पेपर 1 के लिए अगर हम बात करें तो दैट इज कंप्लीटली एज एसएससी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी तो आपके लिए पेपर 1 बिल्कुल भी चैलेंजिंग होने वाला नहीं है, मतलब बहुत ईजी होगा आपके लिए पेपर 1। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पेपर 1 को तो बिल्कुल भी नहीं देखा, मतलब मैं पेपर 1 पूरे 1.5 महीने पढ़ा ही नहीं। 1-1.5 महीने जितने भी मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने पेपर 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करी क्योंकि मेरा पेपर 2 बिल्कुल वीक था। जब मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरा पेपर 1 में 85 स्कोर था, और पेपर 2 की बात करें तो वो 40 के ऑलमोस्ट भी पहुंच नहीं पा रहा था, मतलब 40 के अराउंड ही मेरा स्कोर था। जब पेपर देने से पहले मैंने प्रीवियस कट ऑफ का एनालिसिस किया तो मैंने यही सुना था कि भाई टीचिंग में इतना कंपटीशन कंपैरेटिवली नहीं है, लड़कियों में ज्यादा कंपटीशन है। बट वो बात बिल्कुल कंप्लीटली गलत साबित हो गई है। इस बार मैंने चेक कर लिया है कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा हायर साइड पर लेके चलो, और वो भी प्रेजेंट सिचुएशंस में जो चीजें हो रही हैं उसमें तो बिल्कुल, उस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल। तो यार होता क्या है, होता ऐसे है कि प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन कैसे की, मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, स्पेशली 9th और 10th को, कुछ पार्ट 11th का जैसे ज्योग्राफी स्पेशली, और कुछ इकोनॉमिक्स की में भी मैंने पढ़ा था। मतलब 9-10 को तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्लस ज्योग्राफी में 11th की भी हेल्प ली थी। और साथ साथ मैंने पायल मैम की वीडियोस की हेल्प ली थी। पायल मैम का मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा उनको वो इजीली समझा देती हैं चीज़ों को, तो मुझे अच्छी लगी उनकी वीडियोस। तो मैंने उसके लिए जल्दी से, ताकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मेरे को कोर्स ही कंप्लीट करना था पेपर 2 का। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। तो मैंने पहले जो 10-12 दिन 15 दिन में मैंने मोस्टली मतलब हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली थी, अपनी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली थी, एनसीईआरटी को कहीं कहीं पर पढ़ लिया था। उस वक्त मैंने लीव ली थी एक्चुअली, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ तो ये इम्पॉसिबल ही था कि मैं 1.5 महीने में पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर पाता। तो मैंने उस वक्त लीव ली स्पेशली, और इस एग्जाम के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं 12-13-14 घंटे पे पढ़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। अब बात आती है कि मैंने पेपर से पहले मैंने क्या सोचा हुआ था। तो जब मैं मॉक देता था तो मॉक में मेरे स्कोर 120 के अराउंड स्टक हो रहा था। तो 120 पे जो रैंक बन रही थी टेक्स्ट बुक पे देता था मैं, और कुछ संदीप खरब सर के मैंने मॉक दिए हैं, तो उसमें जो मेरी रैंक बनती थी वो 300, 350, 400 ऐसे बन रही थी। बट मैंने थोड़ा पुश किया अपने आप को कि नहीं यार, मेरे को ना इधर 85 अगर स्कोर कर रहा हूँ तो उधर भी मेरे को 60 तक स्कोर करना है, जो कि एंड तक मैं पहुंचा भी। मैं 145 तक जब स्कोर पहुंचा मेरा, 145, 150 तक, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं दिए, मॉक भी कम ही दिए, पर जो भी दिए मैंने बहुत डेडिकेटेडली अच्छे से दिए थे। मतलब मॉक उसमें सिली मिस्टेक्स मैं कोशिश करता था कि सिली मिस्टेक्स ना करूँ। मेरा 145 तक स्कोर पहुंचता था, मेरी रैंक अंडर 100 भी आने लगी। तो मेरे को एक तरह से ये लग गया था कि यार इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, 20-25 हज़ार बच्चे बैठेंगे, हालांकि वैकेंसीज कम है। तो मैं ये सोच रहा था कि पिछली बार अगर 120-21 पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि इस बार 150 तक मतलब मैक्सिमम आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी ये खुद की एक्सपेक्टेशंस थी, सच बताऊं तो बिल्कुल। और पेपर देने के बाद तक भी यही थी। वो तो रिजल्ट में देखो जो भी आया मुझे नहीं पता भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं जानता हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करी होगी और कोशिश भी करी होगी, क्योंकि यार मेरे को भी काफी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए। तो मैं भी समझता हूँ कि पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतनी जा सकती है। प्लस भाई पेपर देने जैसे मैं गया तो मेरा पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग उस दिन लगा। वो सिनेरियो, पेपर टफ नहीं कहूंगा मैं, मॉडरेट लेवल का था उस दिन। सिनेरियो शायद ऐसा होगा, कई बार हम ऐसा होता है ना कि हम किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, तो हमें डर रहता है अंदर ही अंदर कि पेपर बेकार ना हो जाए, तो उस डर में भी कई बार हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जब मैंने पेपर स्टार्ट किया, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा गया था, उसका मैंने रिव्यू पूरा दिया हुआ है। मेरे को मतलब
इस पेपर में मैथ्स में मेरा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे को मतलब मैं पता नहीं गलत पढ़ रहा था उस क्वेश्चन को, क्या कर रहा था, मेरे को थोड़ा चैलेंज सा लगा। सबसे ज्यादा मेरा दिमाग जो जीके ने खराब करा था उसकी वजह से मेरा मैथ्स भी थोड़ा मतलब अजीब सा हो गया था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा कि ये मैथ्स का सेक्शन पहले था, मतलब हुआ था कुछ ऐसा। जीके में तो मेरे को यार 3-4 ही क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल जीके के क्वेश्चन ही नहीं आते थे। मैंने करंट अफेयर भी बहुत पढ़ी थी 3-4 दिन पहले, बट वो मिक्सअप हो गया सारा। चलो कोई बात नहीं। मेरा पेपर ओवरऑल फर्स्ट पेपर जो था वो मैं अपने जब मैं मॉक देता था तो मैं 50 मिनट में कर देता था, पर उस दिन मेरा टाइम 1 घंटा ऑलमोस्ट चला गया था कि भाई 1 घंटा मेरे को लग गया मेरे पेपर के लिए। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पार्ट सेकंड में हम इसको कवर अप कर लेंगे। पार्ट सेकंड में मेरा ठीक ठीक हो रहा था सब कुछ। पॉलिटी मैंने थोड़ी कम पढ़ी हुई थी, मेरे पेपर में पॉलिटी ही ज़्यादा पूछ ली थी। तो जो कि मेरी ज्योग्राफी मैंने इतने अच्छे से पढ़ी थी, ज्योग्राफी मेरे उसमें कम थी, तो मुझे उसका भी बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा ज्योग्राफी हिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ के आया हूँ, बट वो पॉलिटी ज़्यादा पूछ ली इन्होंने। इकोनॉमिक्स भी मैं बहुत अच्छे से करके गया था क्योंकि लिमिटेड सा सिलेबस था। सबसे लास्ट के लिए मैंने पॉलिटी छोड़ी थी क्योंकि पॉलिटी मेरी अच्छी थी, बट उसमें थोड़ा सा वो नेपाल वेपाल का भी पूछते हैं और थोड़ा डीप में पूछते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे जब तक आप रिवीजन नहीं करते तो हो जाता है। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से ठीक ठीक मतलब वो किया। जब मेरी आंसर की आई तो आंसर की मैं रिस्पॉन्स नहीं थे, बट जितना हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये मैंने ये किया, उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरा जो पेपर 1 में स्कोर होगा वो 75 के अराउंड होगा, और जो पेपर सेकंड में वो 58, 59, 60 तक मतलब मेरे को था। मेरे को 130 से 135 की एक्सपेक्टेशंस थी। उसके बाद मेरा फाइनल स्कोर जो अब आया है वो 142 पॉइंट समथिंग आया है। 80.59 पेपर 1 में और 60 पॉइंट समथिंग या 61 पॉइंट समथिंग इसमें है पेपर 2 में। इतना ही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। तो बट मेरे को एक चीज़ था कि मेरे को ये लग रहा था कि मेरा ना ई डोजियर में तो हो जाएगा, बट मेरा फाइनल नहीं हो पाएगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा था। बट भाई ई डोजियर की कट ऑफ 151 पे गई है जनरल की मेल की। चलो मैंने मान लिया कंपटीशन कंपैरेटिवली हायर साइड पे जा रहा है, नो प्रॉब्लम। बट यार अगर 151 ना फाइनल कट ऑफ जाती तो भी मैं कंपटीशन को मान लेता कि यार कंपटीशन था इसलिए इतनी कट ऑफ गई है। बट यार जो फाइनल मतलब आपकी ई डोजियर के लिए 151, और यार इतने बच्चे मुझे तो ग्रुप में भी नहीं मिल रहे, बहुत लिमिटेड से बच्चे हैं, वो 4-5 स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं 170 नंबर वालों के, बाकी उसके अलावा मुझे दिख ही नहीं रहे बच्चे कि किनका सिलेक्शन हो रहा है। भाई वो जो 186 बच्चे इन्होंने जनरल कैटेगरी में मेल्स में इन्होंने क्वालिफाई किया, वो कहाँ है? वो क्रीम ना तो मॉक टेस्ट दे रही थी, ना वो ग्रुप्स में अवेलेबल है, वो क्रीम है कहाँ? और उसके बाद एक चीज़ मुझे जो सबसे वियर्ड पता है इसमें क्या लगी, यार सारे सब्जेक्ट्स में टीजीटी में बुरा हाल है एक मैथ्स को छोड़ के। तो कंपटीशन जो बढ़ रहा है सिर्फ इन टीजीटीज में बढ़ रहा है, मैथ्स में कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। और आप इस चीज़ को ये मत कहना कि मैथ्स टफ रहती है। यार अगर टफ रहती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या बिल्कुल किसी की मैथ्स अच्छी ही नहीं है? क्या लोग बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ रहे? भाई मैथ्स के जो लाइब्रेरी जो बच्चे ये बोलते हैं कि लाइब्रेरी में आप देखो लाइब्रेरी भरी रहती है, तो क्या उनमें मैथ्स कोई भी नहीं पढ़ रहा? वो सब ऐसी है कि वो 40 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे मैथ्स में। इसका मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सिलेक्शन से पहले भी आना चाहिए और सिलेक्शन के बाद तक भी आते रहना चाहिए। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को क्लास में जाके आपको कुछ भी ना आता हो आप पढ़ा सकते हो, बट मैथ्स में आप ये नहीं कर सकते। मैथ्स का टीचर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो इस बात से क्या ये कहीं ना कहीं ये प्रूव नहीं होता कि मतलब मैं बोलना नहीं चाहता उन वर्ड्स को, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सबको बैन कर देती है आजकल। तो जो वो लोग हैं, इसमें एक पहलू ये भी तो आ सकता है कि वो लोग, उन लोगों को ये डर है कि अगर हमने मैथ्स के टीचर भी ऐसे हायर करा दिए तो वो जाके बाद में पकड़े जाएंगे। क्योंकि भाई ना आप साइंस के टीचर को पकड़ सकते हो, रट के कुछ भी पढ़ा देगा। एसएसटी वेसएसटी का तो मतलब ही नहीं। इंग्लिश हिंदी भी मान लिया मैंने, चलो इंग्लिश में भी थोड़ा मैं मान सकता हूँ, पर चलो फिर भी पढ़ा देते हैं सरकारी स्कूल में, चल जाएगा काम। पर भाई मैथ्स में नहीं चलेगा। और मैथ्स में एक जगह फंसोगे, मतलब एक जगह से बच जाओगे पर दूसरी जगह जाके फंसी जाओगे। मैथ्स के टीचर को तो भाई नॉलेज होनी चाहिए। और उसी पेपर की कट ऑफ 106, 107 जा रही है। बाकी सबकी साइंस की देख लो, इंग्लिश की देख लो, हिंदी की देख लो, एसएसटी की देख लो। 2 साल में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई कट ऑफ इतनी ज्यादा, मतलब 150 कट ऑफ ई डोजियर की जा रही है। फाइनल जाती तो भी कंपटीशन को मान लेते। पर भाई क्या कर सकते हैं, देखो अल्टीमेटली होना कुछ नहीं है। आगे के लिए प्रिपरेशन ही कर सकते हैं हम। आगे का जो एग्जाम होना है एसएसटी का, मतलब टीजीटी सारे ही होने हैं। अब उसमें भी यार देखो, एक मैंने ये चीज़ और नोटिस की कि सिर्फ एक पेपर का, सिंगल पेपर होने का क्या नुकसान है? सिंगल पेपर होने का ये नुकसान है, क्योंकि अभी तक मैं टीचिंग फील्ड में था नहीं। सिंगल पेपर होने का ये नुकसान है कि यार एक ही पेपर से आपने सिलेक्शन दे दिया किसी को भी, चाहे वो फेयर था या अनफेयर था। 2 पेपर में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि भाई आपके सिलेक्शन के, जैसे आपने स्टेज 1 थी, भाई मेरा 142 स्कोर था, अगर इसमें स्टेज 2 भी होती तो मैं स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाता। स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाता तो स्टेज 2 में मैं ज़्यादा फाइट, मेरे चांसेस और बढ़ जाते क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी मिल जाता। बट क्योंकि मैं स्टेज 1 में, मतलब इन्होंने यही कर रखा है कि सिर्फ आप स्टेज 1 दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो इसी पे ही डिपेंड रहेगा कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जितने मल्टी लेयर होंगे उतने ही शायद वो, मतलब जो डिमांड होती है वो डिमांड भी बढ़ेगी, दूसरे अनफेयर वाली जो डिमांड है।
तो मुझे लगता है कि ये सिंगल शिफ्ट करने का रीज़न ये भी बहुत बड़ा हो सकता है, प्लस आपकी रेस्पॉन्स शीट ना देना, प्लस नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में ना पता लगना कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हालांकि मैं अपने केस में ये बात बोलूंगा कि भाई मेरे को एक्सपेक्ट मेरा स्कोर इतना ही था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरे को उम्मीद 160 की हो और मेरा 142 स्कोर आ गया हो। मेरे को बिल्कुल भी, मेरे को उम्मीद इतनी थी क्योंकि मेरा माइंड ही कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 तक ही पहुंच रही थी, मतलब इससे ऊपर मैं जा भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि फाइनल सिलेक्शन 150 पे हो जाएगा पक्का, एनी हाउ, मतलब मैं सोच के इतना चला था कि मुझे इतना स्कोर करना है। 160 तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे स्कोर करना है, जो कि खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है एग्जाम, मतलब अब सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि। बट आगे के लिए मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ कि भाई मैं 180 कट ऑफ मान के 180 के हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। मैं द बेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, अब सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा। ये तो मैंने सोच लिया इस बार कि कट ऑफ देखने के बाद, मतलब इतना हार्ड ब्रेक शायद नहीं होता। अगर मैं मान रहा हूँ कि यार मैंने कंपैरेटिवली आप लोगों से कम पढ़ाई करी होगी इस स्पेसिफिकली सेकंड पेपर के लिए, बट भाई आप एक मेरी जर्नी को देखो, जो मैंने मतलब सालों साल मैंने पढ़ाई की है पेपर 1 के लिए, या फिर कहीं ना कहीं वो भाई वर्ल्ड हिस्ट्री का या मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो आता है, ज्योग्राफी तो सारी सेम ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने हाँ इस एग्जाम के लिए 1.5 महीने पढ़ा होगा, बाकी मैं पढ़ाई जो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, वो चीज़ मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। बाकी भाई आप नेचुरल साइंस की देख लो कितनी कंपैरेटिवली, मतलब यार मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं उससे पहले सारे पेपर करता था। मेरा पेपर जो 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाला था, उसका पेपर 1 भी ठीक लेवल का था, इतना ईजी नहीं था जितना लोग भाई कह रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, पर भाई पेपर का लेवल ठीक था। देखो मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इस बेसिस पे कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ था, बट ऐसा नहीं था कि यार बहुत इजीली 80 स्कोर किया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जीके भाई उसकी आउट ऑफ द बॉक्स थी, आप चेक कर लेना चाहे उसकी जीके। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोला, मैं गलत नहीं बोला, जिन्होंने दिया होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी शिफ्ट की ईजी थी, मैं सिर्फ अपनी शिफ्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने और शिफ्ट देखी नहीं है। तो आगे के लिए हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे। और अब कुछ बचा भी नहीं है यार, अब तो यही तैयारी करनी है। इसमें उम्मीद तो थी कि यार हो जाएगा, मेरे को फाइनल के लिए डाउट तो था पहले से ही, बट ई डोजियर के लिए मैं बहुत मतलब पॉजिटिवली सोचता था कि यार ई डोजियर में तो मेरा हो ही जाएगा। बट भाई ई डोजियर में भी ना होना बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। साइंस वालों का देख लो, बेचारों का, सब बच्चों का यही हाल है, और बच्चे पता है रोते रोते मर जाएंगे, पर होगा कुछ भी नहीं। आप कोर्ट में चले जाओ, कहीं कोई सुनवाई मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, कितनी ही कोशिश कर लेना आप। बाकी आप क्या कोशिश कर सकते हैं, आप सिर्फ द बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और यार मतलब वही बात है कि यार कितना आदमी की एक लिमिट रहती है ह्यूमन माइंड की, कितना पुश करोगे उस लिमिट को। आप कहीं किसी एग्जाम की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, आज के टाइम में आप नीट की प्रिपरेशन की देख लो, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो, आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर लो, आप हर जगह हरासमेंट इतना बड़ा लेवल का हो गया है। आप 12th क्लास सीबीएसई की बात कर लो, वहाँ पे आपको अब मार्किंग अच्छी नहीं मिलेगी। अब मतलब देखो यार कितना अलग फैक्टर हो गया है। एक बच्चा, मतलब मैंने एक बच्चा ऐसा देखा, उसके फिजिक्स के टीचर ने ही ये बात बोली थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा पास हो जाएगा, और वो बच्चा पास है। और एक ऐसा बच्चा जिसकी वो बोलते हैं कि मुझे उम्मीद थी 98 या 99 स्कोर करेगा, उसका 80 स्कोर है फिजिक्स में। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी ऐसी हो रही है कि यार उनको देखते हैं ना तो इतना मन दुखी होता है कि यार हमारे साथ तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, फिर इनके साथ कितना गलत हो रहा है। आप ये देखो, कंपटीशन बढ़ गया 2 साल में, एकदम कंपटीशन बढ़ गया। 2 साल से पहले के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, 2 साल में ऐसा स्पेशल क्या कहाँ से पढ़ लिया, ऐसा क्या चैट जीपीटी ने आके कंपटीशन बढ़ा दिया। आप एसएससी में देख लो, एसएससी में इतना बुरा हाल हो रखा है। एसएससी जीडीके की लीक की खबर इतनी ज़्यादा डेली डेली आ रही है, बट उसके बाद भी कंटिन्यूसली पेपर हो रहे हैं। इस पे कोई भी आके ये बोलने वाला नहीं है कि इन पेपर को कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जाए। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देख लो, आप AWO की देख लो, कांस्टेबल ड्राइवर की देख लो, जितनी कट ऑफ फाइनल भी नहीं गई थी, उनसे भी 4-4 5-5 नंबर प्री की कट ऑफ जा रही है इस बार। ये चीज कंपटीशन बढ़ने का नतीजा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अभिनय सर की वीडियो देखना, अभिनय सर ने इतनी आवाज उठाई है, पर भाई कुछ हो नहीं पाता। कितनी कोशिश कर करके लोग रह गए, पर उसके बाद भी कोई ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी को टेंडर कैसे दे दिया। आप क्या मतलब कह तो रहे हैं, पर वही बात है कि कोई सुन नहीं रहा। पर तुम्हारी कितनी ही कोशिश कर लो, वही रिप्लेस भी में हो रहा है। आप कितनी कह लो कि भाई रेस्पॉन्स शीट पहले दो, नॉर्मलाइजेशन वो करो। चंडीगढ़ का देख रहा था मैं, चंडीगढ़ वालों ने पूरी लिस्ट डाल रखी थी कि इस बच्चे के इतने स्कोर हैं चंडीगढ़ टीजीटी के। आज ही रिजल्ट देख रहा था मैं उनका, पहला 2024 या 25 का, क्योंकि आज मैंने देखा वैकेंसी आएंगी चंडीगढ़ में। तो यार वो जब इतना मतलब क्लियरली बता सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, तो इन्हें क्या टेंशन हो रही है। भाई मुझे तो दिक्कत नहीं है, मेरा स्कोर तुम सबको बताओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यार अगर मैं जेन्युइन हूं तो मैं जेन्युइन हूं, मुझे अपना स्कोर छुपाने की क्या जरूरत है। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो भाई मेरा सिलेक्शन फेयर तरीके से हुआ है, मैं क्यों डरूं फिर, मेरा अनफेयर तरीके से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। बाकी आप भाई मैथ्स के हो, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो टीजीटी में, तो यार आप मेरे हिसाब से तो आपको लगे रहना चाहिए अभी। और यार थोड़ा एज रिलैक्सेशन का भी इसमें मिलना चाहिए यार, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसीज नहीं आती हैं। 30-30 साल आपने उम्र कर दी है, बच्चे बेचारी जो लड़कियां मैरिड हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उनके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं ऑप्शन। तो इसमें यार बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सुधार होना चाहिए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कराओ भाई, नॉर्मलाइजेशन चाहिए ही नहीं।
आप हमें ये आश्वासन दो कि एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कराओ, ना तो कोई बच्चा नॉर्मलाइजेशन के लिए रोएगा और ना किसी और चीज के लिए, और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों का आश्वासन दे दो भाई, फेयर सिलेक्शन होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर कट ऑफ 200 में से 190 भी जाएगी ना फेयर से, तो बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। फिर ये रहेगा कि हाँ मेरे से ज्यादा कोई पढ़ने वाला था, उसका सिलेक्शन हो गया। पर ये काम मत करो यार कि ऐसा फील होने लगा कि कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, मतलब लक फैक्टर पे डिसाइड, आपका डिसीसिव फैक्टर जो होना चाहिए ना वो सिलेक्शन का, वो आपका लक नहीं होना चाहिए, वो आपकी मेहनत होनी चाहिए। अब क्या होता है, पहले होता था 80% आपकी मेहनत 20% लक, बट अब ऐसा हो गया कि 20% आपकी मेहनत काम करेगी, बाकी 80% तो आपका लक काम करेगा। आपकी शिफ्ट कैसी है, आपको नॉर्मलाइजेशन कैसा मिल जाए, आपका पेपर लीक ना हो, ये सब इन चीज़ों के ऊपर आपका मतलब फ्यूचर डिसाइड होगा। तो यार ये बहुत मतलब दुख हो रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से इस बारे में बात करूं। तो मैं वीडियो इसलिए शूट भी कर रहा हूं, और आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को क्या, मतलब मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि 150 की उम्मीद थी मुझे और मेरे मार्क्स ही 130 नंबर आए हैं। बताओ यार 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन, और हमें पता नहीं कि उस शिफ्ट में रियल में इतना कम हुए भी हैं मार्क्स, या फिर सिर्फ कुछ ही लिमिटेड बच्चों के कम हुए हैं और कुछ के बड़े हैं, कुछ नहीं पता भाई। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए, किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको क्या उसमें प्रॉब्लम लगी और कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे वो भी बताओ कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, इतना कंपटीशन बढ़ गया या ये हो गया वो हो गया, जो भी बात है आप क्लियर करो, हम उस पर भी बात करेंगे। और आगे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम एक टारगेटेड अपना ग्रुप बनाते हैं अलग से, और साथ में प्रिपरेशन करते हैं सब। मतलब हम चाहे कुछ भी हो, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें मतलब नहीं रहना चाहिए अब कि भाई किस तरीके से फेयर अनफेयर से, हमें ऊपर ऊपर उठ के हमें सिलेक्शन लेना है। हमें अगर 200 नंबर का पेपर है तो पेपर कैसे भी आ जाए, हमें 180 प्लस ही स्कोर करना है, दूसरा चाहे कैसे भी करे, पर हमें अपनी नॉलेज से करना है। तो हम ये ऐसा कुछ करके कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करते हैं, साथ में प्रिपरेशन करते हैं सभी लोग मिलके, और हम दिखाते हैं कि भाई हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर पोटेंशियल है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई कंपटीशन बढ़ गया, तुम 140 145 स्कोर करके सोच रहे हो कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो हम इन लोगों को प्रूव करेंगे कि भाई हम अपने आप को इतना पुश कर सकते हैं कि हम 180 स्कोर लाने की हिम्मत भी रखते हैं। तो आप लोग कमेंट डाउन करें, और बाकी जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को जरूर करना और सर्कुलेट करना अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो। बाकी आगे के लिए चैनल से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब